वन वेलकम बैक टू द DR लर्न और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी ये जो इम्पॉर्टेंट आपका जो CDP की आपकी ये जो शिक्षा शास्त्र और बाल विकास की जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं उसी श्रृंखला में हमारा ये अगला वीडियो है। और इसमें भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका चाहे CTET हो, MP टेट हो, कोई भी टेट हो, UP टेट हो, आप किसी भी स्टेट से हैं, इस सभी में आपको क्या हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। कि चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया, यानी कि जो आपकी विचारधाराएं हैं बाल विकास के प्रति, उसकी जो बाल विकास की प्रक्रिया से संबंधित इसमें कौन सा कथन है वो आपसे क्या है पूछा गया है इसमें। ओके, इसमें देखेंगे हम सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों के लिए समान है, ये सभी के लिए भिन्न भिन्न होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास भी बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी बोलने लगते हैं, बैठने लगते हैं, बट कुछ मतलब थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन इसलिए इसमें गलत हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे हम, जो आपका विकास है वो क्या है, बहुआयामी है और क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। बिल्कुल ही सही ऑप्शन है आपका। देखो सभी बच्चों की संस्कृति अलग होती है, उनका मतलब इन्वायरमेंट उन्हें अलग मिलता है, उनकी हेरिडिटी अलग तरीके से होती है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखेंगे का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। हम विकास का पूर्वानुमान कुछ हद तक लगा सकते हैं बट कंप्लीटली नहीं लगा सकते। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। अगर ऐसा होता तो फिर इन्वायरमेंट का तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा उसमें। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, उससे पहले अगर आपने बाल विकास की प्रैक्टिस से रिलेटेड जो पुरानी आपकी वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा और डेफिनेटली आपको उनसे हेल्प मिलने वाली है ना। तो चलेंगे हम अपना सेकेंड क्वेश्चन। विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। अब इसमें आपके जो विकास के 2 सिद्धांत होते हैं, एक आपका होता है सिफेलोकॉडल और एक आपका होता है कौन सा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, तो इसमें इन्होंने किसकी बात करी है, यानी कि मध्य से लेके और बाहर की तरफ, सेंटर टू पेरिफेरी, ये आपका कौन सा होता है, अधोगामी विकास इसमें होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें 3rd सही हो जाएगा। ओके, और शीर्षगामी आपका होता है सिफेलोकॉडल, जो कि आपकी सिर से, शीर्षगामी मतलब सिर से स्टार्ट होकर पैरों की तरफ जाता है। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जब बच्चे आपके क्या करते हैं, कल्पनाशीलता वाले, यानी कि तब वो थोड़ी थोड़ी कल्पना उनमें विकसित हो जाती है। तो शैशवावस्था में तो बिल्कुल भी बच्चे कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपका क्या होता है, यहाँ पर आपकी कल्पना थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट बच्चों में हो जाती है। मध्य बाल्यावस्था उसके बाद की अवस्था है। किशोर अवस्था में तो आप फुल कल्पना में ही रहते हैं शायद, है ना। तो फिर देखेंगे आगे हम, और इसका ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। देखेंगे हम इसमें परिवार क्या होता है। परिवार आपका जो होता है वो आपका सेकेंडरी में नहीं जा सकता, वो आपका क्या होता है, आपका प्राथमिक में आता है। तो जहाँ पर इसमें परिवार नहीं होगा वो आपका प्राथमिक में आ जाएगा, यानी कि आपका एक। और इसके बाद मीडिया होता है आपका, धार्मिक संस्थाओं को मान भी सकते और नहीं मान सकते इसको। प्रमुख रूप से आपका विद्यालय और मीडिया जो होता है वो क्या होता है, द्वितीयक संस्थाएं होती हैं किसकी, सामाजिकरण की। तो आपका 2nd और 4th ऑप्शन जहाँ पर भी होगा वो आपका सही हो जाएगा। इसमें 1st 2nd 4th तीनों हैं। 1st 2nd तो 1st नहीं होगा, जहाँ पर भी 1st होगा वो आपका कट हो जाएगा। इसमें शायद यहाँ भी फर्स्ट नहीं होगा, ये आपका गलत है। यहाँ पर सेकेंड आपका, उसके बाद आपका जो 4th है, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ओके, देखो मेन चीज़ नहीं है, कभी कभी उसमें भी पेपर में जो आपका ऑफिशियल पेपर होता है उसमें भी आंसर्स गलत होते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि ये निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है।
क्रमबद्धता तो वो किसी को क्रम में नहीं लगा रही है। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण उसने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। और परिकल्पना आधारित निगमनात्मक, तो ये तो बहुत ही बाद में आता है। ये आपका जो कल्पना आधारित आपका जो निगमन है इसमें, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो क्या है आपका सकर्मक अनुमान। ओके, तो ऑप्शन थर्ड इसमें आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम अपने 6th क्वेश्चन को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है। यानी कि जीन पियाजे जिन्हें आपके जो 4 स्टेजेस दी हैं उसमें से जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, थर्ड अवस्था जो आपकी, उसमें बच्चा क्या कर पाने योग्य होता है। तो इसका फर्स्ट है प्रतिवर्धन, सेकेंड है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, जो कि बच्चे में कब आता है 4th स्टेज में। अमूर्त चिंतन भी उसमें 4 स्टेज में आता है और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन भी उसमें 4th स्टेज में आता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन मेथड। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप इस विधि से अपने आंसर तक वहाँ पहुँच सकते हो। आप जो भी निगेटिव है, जो भी सही नहीं, उसको हटाते जाओ और फाइनली आप अपने आंसर तक वहाँ पहुँच जाओगे। ये भी एक ट्रिक होती है क्वेश्चंस को करने की। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। यानी कि जो आपके कोहलबर्ग हैं उन्होंने जो आपके 3 चरण दिए हैं उसमें कौन सा ऐसा है इसमें जो कि इसमें शामिल नहीं है। ओके, देखेंगे हम इसमें इसको। तो फर्स्ट है आपका पारंपरिक, ये आपका है, और उसके बाद है पूर्व पारंपरिक चरण भी है, फिर उसके बाद पारंपरिक है, ये 1 है, ये 2 है। उसके बाद आपका उत्तर पारंपरिक है। अपारंपरिक जैसा उन्होंने कोई स्टेज नहीं दी है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा 2, सेकेंड। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। आपसे इसमें क्या पूछा गया है, आपसे इसमें पूछा गया है निगेटिव। ठीक है, तो आपको निगेटिव इसमें यहाँ पे पॉइंट ढूंढना है। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ओके, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, ये तो सही बात है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना, यानी कि समाज से जोड़कर पढ़ाना, रिलेट करके पढ़ाना, ये भी सही। आपका अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं को यहीं पे स्टैंडर्डाइज जो आपका असेसमेंट होता है वहाँ पे ये आपको एग्जाम्स नहीं कराना है आपका। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, जो निगेटिव है आपका, वो कौन सा है, थर्ड वाला। आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग, ये तो अब वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत पूरे में कहा है कि बच्चे को आप ZPD है वहाँ पे उसको पाठ देने की जो सहायता होती है आपको बच्चे को हेल्प करनी चाहिए। तो आपका जो आंसर इसमें हो जाता है बिल्कुल करेक्ट, वो आपका है थर्ड। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो इसमें हम देखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आप अधिगम को कैसे करा सकते हो। तो लेव वाइगोत्स्की ने जहाँ पर भी बात करी है तो उन्होंने बात करी है किसकी, समाज की, संस्कृति की, है ना, और सहपाठ मतलब यानी कि सहकर्मी के साथ सहयोगी अधिगम, इस तरीके की जो बात करी है वो किसने करी है, हमेशा आपके लेव वाइगोत्स्की ने करी। तो आपका ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही सही हो जाएगा। हम देखेंगे अपने बचे हुए ऑप्शंस को भी। सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, ये गलत है, अहस्तक्षेप नहीं बल्कि वो तो उनको हस्तक्षेप यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों को बहुत ही अच्छा टूल मानते हैं कौन, लेव वाइगोत्स्की। रटकर याद कभी नहीं कराना होता, और गैर संदर्भत नहीं बल्कि बच्चे को संदर्भ में सिखाना चाहिए। संदर्भ में सिखाने का मतलब होता है कि आप बच्चे को उसकी जो रियल लाइफ लर्निंग है वो कराएं, आप उसको जो वो जानता है उससे जोड़कर कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं। ओके, चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं फिर। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। यानी कि प्रगतिवादी जो कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है, वहाँ पर आप सभी बच्चों को एक साथ लेके उनके मतलब जिस हिसाब से उनको चाहिए होता है, जिसकी नीड होती है, उस तरीके से आप उनको अधिगम वहाँ पे सुसाध्य कराते हो। तो देखिए कि कक्षा में हमेशा कठोर नियंत्रण वाली कक्षाओं के दिन गए, अब वो काम नहीं होता। केवल निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही बात है। केवल निगेटिव वर्ड है, एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास जो कि है आपका थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को यहाँ पे क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ओके,
देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? यानी कि कौन से ऐसे विचारक हैं, वो कि जीन प्याजे हैं, हार्वर्ड गार्डनर हैं, लेव वाइगोस्की हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, जिन्होंने ये कहा है कि बुद्धि कोई एक एंटिटी नहीं है, बल्कि बुद्धि क्या है, बहुत सारे प्रकार की होती है, बहुत सारे टाइप की होती है। तो आपका जो भी आंसर हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।